और घंटी बजाओ में अब बात महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल किए गए उद्धव ठाकरे की। विधायकों की बगावत की वजह से सीएम की कुर्सी गंवा दी। उद्धव के सामने अब अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती है। शिंदे गुट पार्टी के नाम और निशान पर दावा ठोक रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बाल ठाकरे की शिवसेना का असली साहिब अब कौन होगा? क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का नाम और निशान दोनों छिन जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे की मुट्ठी से पूरी शिवसेना फिसलने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अलग थलग पड़ने वाले हैं? ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि शिवसेना पर अपना दावा कायम रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने अब आखिरी दांव चला है। वो देश की सबसे बड़ी अदालत की शरण में गए हैं ताकि उनके पिता बाल ठाकरे की बनाई पार्टी शिवसेना उन्हीं के साथ में रहे। दरअसल शिवसेना के भविष्य का फैसला चुनाव आयोग में होना है और चुनाव आयोग ये तय करने के लिए एक कदम आगे भी बढ़ चुकी है, जहां उन्होंने दोनों पक्षों से ये साबित करने के लिए कहा है कि किस पार्टी में कितना बहुमत है। लेकिन इस नंबर गेम से भयभीत होकर उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उद्धव खेमे ने याचिका दी है कि पहले शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हो। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने तक चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगे। तो पार्टी को बचाने के लिए यह उद्धव ठाकरे का आखिरी कानूनी दांव है। हालांकि वो शिंदे गुट पर बहुत तीखे प्रहार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। आता जे गेले त्यांना काय कोणत्या भाषेत त्यांचं वर्णन करायचं हे संपूर्ण जग बोलतोय आणि त्यांनी काल आपल्याला विनंती केली की कृपा करून आम्हाला गद्दार बोलू नका। म्हटलं आम्ही नाही बोलत, तुमच्या कपाळावरती तुम्ही स्वतःच्या हाताने शिक्का मारून घेतलाय तो बोलतोय। उद्धव ठाकरे भले ही गुर्रा रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की मुट्ठी से शिवसेना लगातार फिसलती जा रही है। आज एक और नेता अर्जुन खोतकर ने उद्धव ठाकरे को झटका दे दिया है। मराठवाला इलाके से शिवसेना के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर दिल्ली पहुंचे। यहां सीएम एकनाथ शिंदे से मिले और उनके गुट में शामिल हो गए। अब शिवसेना के भीतर वर्चस्व की जंग एक तरफा नजर आने लगी है। एकनाथ शिंदे गुट के पास विधायकों की संख्या 40 है, जबकि उद्धव ठाकरे के खेमे में महज 15 विधायक रह गए हैं। यही नहीं, शिवसेना के लोकसभा में 19 में से 12 सांसद शिंदे गुट के साथ हो गए हैं। शिंदे गुट को लोकसभा स्पीकर से भी मान्यता मिल चुकी है। अब चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के भीतर बहुमत सिद्ध करने के न्योते से भी शिंदे गुट बहुत उत्साहित है। चुनाव आयोग ने जो लिखा है, चुनाव आयोग के सामने दोनों भी जो पक्ष है वो अपनी भूमिका रखेंगे। यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ कि विधानसभा विधिमंडल में विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग 50 लोग शिवसेना के साथ में हम लोग शिवसेना ही है। जो बोल रहे हैं उनको पता चलेगा शिवसेना क्या है। शिवसेना ही हम बाला साहब की शिवसेना है। और लोकसभा में भी 2/3 से ज्यादा लोग वहाँ पे सांसद जो है वो भी साथ में है। और लोकसभा स्पीकर ने वैसा निर्णय भी लिया है। यहाँ के स्पीकर जो है उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग शिवसेना है, बाला साहब के विचार वाली शिवसेना। शिवसेना के भीतर संख्या बल के हिसाब से एकनाथ शिंदे काफी बलशाली नजर आ रहे हैं। वो सरकार बन चुकी है, ज्यादातर विधायक, ज्यादातर सांसद उनके साथ हैं। इस बीच शिवसेना पर दावा एकनाथ शिंदे का मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे खेमे इसी संख्या बल से परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो शिवसेना पर किसका हक हो, इस पर दोनों पक्षों के दावे का इम्तिहान नजदीक है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हुई हैं। दरअसल शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की उद्धव खेमे की अर्जी अभी सुप्रीम कोर्ट में है। उस पर 1 अगस्त को सुनवाई होनी है, जिसे खुद चीफ जस्टिस NV रमना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। तो शिवसेना पर कब्जे को लेकर शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन अंदरूनी लड़ाई में उद्धव गुट लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना के 55 में से सिर्फ 15 विधायक ही रह गए हैं। यही नहीं, उद्धव के पास 19 में से महज 7 लोकसभा सांसद ही बचे। शिवसेना के निशान को लेकर भी चुनाव आयोग में शिंदे गुट की दावेदारी भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में नई सरकार बने 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन राज्य में अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है।
सरकार के नाम पर सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। और ये हाल तब है जब महाराष्ट्र के लोग बाढ़ और बारिश की वजह से परेशान हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में बारिश और बाढ़ ने जो तबाही मचाई है, उससे जनता अभी तक करहा रही है। कहीं पर गांव के गांव कट गए, तो कहीं किसानों की पूरी फसल पानी में बर्बाद हो गई। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अब तक पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश के कारण 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कुदरत के इस कहर के बीच महाराष्ट्र की जनता ये उम्मीद कर रही है कि सरकार उसकी मदद के लिए आगे आए, मुसीबतों के सैलाब में फंसी जनता को सहारा दे। लेकिन सवाल है, सरकार है कहां? कहने को महाराष्ट्र में नई सरकार बने 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार के नाम पर अब तक 2 मंत्रियों ने ही शपथ ली है, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। सवाल है, कब तक सिर्फ 2 मंत्रियों के भरोसे रहेगा महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में अभी तक सरकार कार्यान्वित नहीं हुई, और जो महाराष्ट्र में बाढ़ की परिस्थिति पैदा हुई है और उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गरीब लोगों के मकान गिर गए हैं, कई लोग पानी में मरे, कई बिजली से मरे हैं, और उनको कोई मदद भी नहीं मिल रही। किसान चिल्ला रहा है। किसान की जो फसल थी रबी की, वो भी किसान राज्य सरकार और केंद्र सरकार खरीद नहीं रही, और ऐसे समय में आम लोगों का जीना भी हराम हो गया है। तो ऐसे समय में सरकार अगर अस्तित्व नहीं है तो प्रशासन पूरा आराम से बैठा हुआ है, और उसके परिणाम राज्य की जनता भुगत रही है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सत्ता पलट का गेम करने वाले अभी भी जनता को छोड़कर सियासत के खेल में लगे हैं। बजाय काम करने के लिए महाराष्ट्र में किसको मंत्री बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, ये गुणाभाग चल रहा है। शिवसेना का उद्धव गुट सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की जोड़ी से सवाल कर रहा है कि जब उन्हें जनता के साथ होना चाहिए, तब वो महाराष्ट्र छोड़कर बार बार दिल्ली के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हर 4 दिन में दिल्ली पहुंच जाते हैं, हर 4 दिन में दिल्ली की शरण लेते हैं। क्यों भाई, क्या है? महाराष्ट्र में बाढ़ आई हुई है, आपदा आई हुई, आप यहाँ ध्यान दीजिए। आप बार बार दिल्ली की शरण में क्यों जाते? हालांकि बीते 25 दिनों में शिंदे और फडणवीस ने कई बड़े फैसले किए, जैसे मुंबई मेट्रो परियोजना में तेजी लाना, बुलेट ट्रेन के काम को आगे बढ़ाना, आरे जंगल में मेट्रो कार शेड, MMRDA परियोजना के तहत 12,000 करोड़ का कर्ज, निकाय चुनाव में OBC आरक्षण, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलना, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर कीमतों में कमी। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या 2 लोगों की कैबिनेट ही सारे फैसले करेगी? आखिर क्यों अभी तक विधानसभा का मानसून सत्र शुरू नहीं हो पाया है? एकंदरीतच आपण पाहताय, परंतु अजूनपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार का होत नाही हे फक्त आणि फक्त एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांनाच माहिती आहे, का ते दोघांनाच असं वाटतंय की आपणच सरकार चालवतोय ते बरं आहे, बाकीचा कोणाचा त्रास नाही, म्हणून त्यांचं चाललंय का आणखीन काही चाललंय? वास्तविक डेमोक्रेसीमध्ये अशा पद्धतीनं वागून चालत नाही, कारण असे प्रसंग येतात त्यावेळेस पालकमंत्र्यांची जबाबदारी फार महत्वाची असते। सत्ता से बाहर हुए महाअघाड़ी के नेताओं का कहना है, शिंदे और फडणवीस के लिए बागी विधायकों को संभालना मुश्किल हो रहा है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं, ये सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ऐसे में इतने दिनों बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार न होने से सरकार और शिंदे गुट के लिए सफाई देना मुश्किल हो रहा है। हमारे MLAs को उस्काया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है महाराष्ट्र को एक नए पथ पे लेके जाने का। महाराष्ट्र की जो ग्लोरी है, महाराष्ट्र की जो पास्ट ग्लोरी है, उसको वापस लाने का, एक संपन्न महाराष्ट्र बनाने का हमारा सपना है। यहाँ पे जो आत्महत्याएं होती है, यहाँ पे वो सुसाइड्स होती है, उन लोगों को सुसाइड से मुक्ति दिलाने का। सियासत के इस खेल में पिस रही है महाराष्ट्र की जनता। 1 महीना हो गए नई सरकार बने, उससे करीब 1 महीना पहले पुरानी सरकार भी काम नहीं कर पा रही थी।
क्योंकि सरकार के ज्यादातर मंत्री बागी होकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे। यानी सच ये है, पिछले 2 महीनों से महाराष्ट्र में सरकारी कामकाज ठप है और जनता भगवान भरोसे है। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के बाद अब महाराष्ट्र पर स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई के सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि जिस तरह कोरोना के वक्त सारे नियम और कानून का पालन किया गया था, उसी तरह लोग इस वक्त भी अपना ख्याल रखें। पूरे राज्य की अगर बात करूं तो अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 142 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 43 केस मुंबई में है, पुणे में 23 है, पालघर में 22 बताए जा रहे हैं, नासिक में 17 है, नागपुर में 14 है, कोल्हापुर में 14 स्वाइन फ्लू के केसेस आए हैं, ठाणे में 7 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। और चिंता की बात यह है कि स्वाइन फ्लू की वजह से सिर्फ जुलाई के ही महीने में 7 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा चुकी है। संवाददाता लता शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए, जिन्होंने इन तैयारियों के बारे में बीएमसी के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी से बात की है। इसके लिए टामीफ्लू नाम की गोली है, दवाई है, वो अवेलेबल है। और अगर किसी को एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, कोई क्रिटिकल होता है, तो उनके लिए एडमिशन की सुविधा भी हमारी कस्तूरबा हॉस्पिटल में है या प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल्स में है। इसमें अगर कोई सस्पेक्टेड केस हमें ऐसा कोई स्वाइन फ्लू का मिलता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो वो कंडीशन में टेस्टिंग का फैसिलिटी भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। कस्तूरबा में टेस्टिंग होता है, प्लस हमारा NIV मुंबई वहाँ टेस्टिंग होता है। प्राइवेट में भी 2-3 लैबोरेटरीज है जहाँ पर टेस्टिंग अवेलेबल है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।